गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे किस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग करते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दैट सिग्मा बॉन्ड्स ऑलवेज फॉर्म्स बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल की वजह से ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था, अगर ये डिफाइन मैं करूं रियल में, तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन आया था। और जिस किसी मॉलिक्यूल की शेप ही ना बनती हो, क्या उसके लिए अपन टर्म यूज ले सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन? नो। इसका मतलब जब भी कभी कोई बाई एटमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दे दे HCl और कोई एग्जाम्पल दे दे H2O2 O2 को ये लिख सकता हूं मैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए कभी भी हाइब्रिड, अगर कोई पूछे आपको ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, आप बोलना है नो। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आया किस लिए था? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल बताने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ को बताने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर शेप बताने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए। जब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इनका शेप ही लीनियर है, जब इनके अंदर कोई बॉन्ड एंगल ही नहीं है, बॉन्ड एंगल बनने के लिए एटलीस्ट कितना एटम होना जरूरी है? तीन एटम का होना जरूरी है। बॉन्ड एंगल, एक एटम ये ए, एक एटम बी, एक एटम सी, अगर बॉन्ड एंगल बनेगा तो 3 एटम होना जरूरी है। शेप भी बनेगा तो 3 एटम होना जरूरी है। जब एक दो ही एटम होंगे तो शेप नहीं होगा, जब शेप नहीं होगा तो व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन? वी डोंट नीड हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए तो आया था टू रिजोल्व द प्रॉब्लम्स की। पता लग रहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन टर्म नाम का कोई चीज नहीं होता तो CH4 के अंदर ही अगर बात की जाए तो कार्बन ये कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है हाइड्रोजन 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 के साथ। एक बॉन्ड लेंथ बड़ी होती, एक बॉन्ड लेंथ छोटी होती और 3 बॉन्ड लेंथ इक्वल होती। ऐसे होता अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि अपन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो क्या पढ़ते हैं? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ये पढ़ते हैं। इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता है तो 2s1 2p3 यही पढ़ते हैं। कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक्साइटेड स्टेट को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, और जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये डिफरेंट ओवरलैपिंग करता है। ये S है, ये P है। S की ओवरलैपिंग अलग होगी, P की ओवरलैपिंग अलग होगी। S अगर ओवरलैपिंग करता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए हुए, तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन सी है? 2s 1s के बीच में, जबकि ये कौन सी है? 2p 1s के बीच में। ये ओवरलैपिंग अलग है, ये ओवरलैपिंग अलग है। एक तो है स्पेरिकल के बीच में ऑर्बिटल्स। s के ऑर्बिटल्स को कैसे माना जाता है? अपन ही पढ़ते हैं, s ऑर्बिटल्स को हमेशा स्पेरिकल शेप में माना जाता है। बात समझ आई? इसी तरीके से P का शेप कैसे होता है? ऐसे, P के साथ S, ये ऐसे। अब ये जब भी ओवरलैपिंग करते हैं तो ये मान लीजिए ये हमेशा किस में आते हैं? एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, और ये ओवरलैपिंग करके ये, और जब ये करते हैं तो ये इस तरीके से। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मोर इन द S और S। कम किस में होगा? इसमें। और जिसके अंदर ओवरलैपिंग अच्छा होगा उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? कम होगी। उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी मतलब किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो ये तो हुआ 2s 1s के बीच ओवरलैपिंग। मतलब कहने का मतलब CH4 मॉलिक्यूल अगर बनता है तो अगर हाइब्रिडाइजेशन अपने को ना पता होता तो 3 बॉन्ड तो सेम होते और एक बॉन्ड अलग होता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये सब चीजें मिला नहीं। उसके अंदर क्या मिला था कि मॉलिक्यूल के अंदर चारों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, चारों के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड एंगल भी सेम होता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया गया बाय द साइंटिस्ट्स कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है मॉलिक्यूल के अंदर, एलिमेंट के अंदर, जो सेंट्रल एटम है वो अपने ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, अपने
सारे ऑर्बिटल्स जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल्स बनाता है जिसके अंदर सारों का कैरेक्टर रहता है। अगर s और 3p है तो ये चारों आपस में मिलते हैं, इसके अंदर भी sp3 कैरेक्टर होगा, मतलब खुद का कैरेक्टर और तीनों p का होगा, इसके अंदर भी s का भी होगा और दोनों इन p का भी होगा। कहने का मतलब sp3 कैरेक्टर चारों के अंदर होंगे, इसलिए बोलते हैं सेंट्रल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। ये अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। उसके बाद में मैंने एक इथीन मॉलिक्यूल लिया था, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर भी देखा था किस तरीके से जो पाई बॉन्डिंग बन रहा है, और पाई बॉन्डिंग बनते टाइम अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे और मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पूछे और जहां जहां पाई बॉन्ड है उसको आप कंसीडर ही ना करें, कभी भी कंसीडर नहीं करें हाइब्रिडाइजेशन जज करते टाइम। मैंने बताया था किस तरीके से एक सबसे पहले ये पता लगा कि ओनली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही काम आ रहे हैं CH2 मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, एक कार्बन के sp2 एक कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब मॉलिक्यूल को देखा गया तो मॉलिक्यूल सब पता लगा एक्सपेरिमेंटली कि मॉलिक्यूल किस शेप में है, प्लेनर शेप में है। प्लेनर शेप में है, बॉन्ड एंगल बीच में 120 का आ रहा है, और बॉन्ड एंगल 120 का आ रहा है, प्लेनर शेप में होगा, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई तीन ही ऑर्बिटल उसके अंदर भाग ले रहे हैं। तीन ऑर्बिटल्स की शेप, साइज, एनर्जी सेम है। इसी तरीके से इसके भी सेम। अगर वो ये नहीं होता, ये तीन ही प्लेनर नहीं होता, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता ये कार्बन, तो समझ में आता कि चौथा और भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। बात को समझना है। तो लास्ट क्लास में अपन ने इथीन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, मीथेन का बनाया था, आज अपन देख रहे हैं इथाइन का, किस तरीके से इथाइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस तरीके से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पहले एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, इथाइन के अंदर कितने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 का। देखिए इथाइन मॉलिक्यूल जो होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं इथाइन। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल मिला था एक्सपेरिमेंटली वो कितना था, 180 डिग्री, और इसका शेप मिला था लीनियर। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली मिली थी। एक्सपेरिमेंटली मिलने के बाद किस तरीके से कार्बन के अंदर कैसे सोचा गया इस मॉलिक्यूल की ये अगर लीनियर शेप है, तो इस मॉलिक्यूल को डिफाइन किया गया कि इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ऑर्बिटल्स कार्बन के भाग ले सकते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो देखिए अगर इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। अगर मैं कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मुझे पता लगता है 1s2 2s2 2p2, और कार्बन अपना हमेशा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। व्हेनेवर इट मेक द बॉन्डिंग विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इट अंडरगोज टू द एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट में जाने के बाद ही वो बॉन्डिंग कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने जो P के अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, S के अंदर जो पेड इलेक्ट्रॉन है, उनको सारे को S के अंदर प्रेजेंट पेड को क्या करना पड़ेगा, अनपेड करना पड़ेगा। अनपेड क्यों करता है? क्योंकि कार्बन हमेशा कितनी वैलेंसी के लिए देखता है, 4 वैलेंसी के लिए देखता है। तो 4 वैलेंसी बनाने के लिए इट हैज टू एक्साइट, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करवाएगा, प्रेजेंट वेकेंट p ऑर्बिटल के अंदर। बात समझ आता है? तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2p3। आया बात समझ? इसको मैं ऑर्बिटल व्यू में लिखूं, ये आया। अब देखिए ये 1s2 2s1 2p3, अब इस कार्बन का भी मैं सेम ही लिखूंगा। मैं इस कार्बन का भी नीचे लिख देता हूं, इसको मैं मान लिया A, तो मैं इसको लिख दिया हूं Ca, और मैं इसको बोल देता हूं Cb। ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको लेबल किया है जस्ट। इसको मैंने बोल दिया Cb, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो मैं लिख देता हूं 1s2 ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में मैं बता रहा हूं, इसका आ गया ये
और इसका आ गया ये। अब देखिए, अपने को पता है मॉलिक्यूल के अंदर एक्सपेरिमेंटली पता लगा था कि मॉलिक्यूल के अंदर कितना बॉन्ड एंगल है 180। हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं दो ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके सेंट्रल एटम से वो 180 डिग्री पे आ रहे हैं। बात को समझना, क्यों 180 पे आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से 180 पे आएंगे तो दूसरी तरफ से भी 180 होगा। एक पॉइंट के चारों तरफ बॉन्ड एंगल कितना होता है 360, तो टोटल 360 हो गया ना। मतलब जो भी हाइड्रोजन कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 180, और जब 180 होगा तो इसका मतलब कितना ऑर्बिटल काम में आ रहा है? दो ही। तो इसका दो ऑर्बिटल काम आ रहा है, इसका भी दो ऑर्बिटल काम आ रहा है। ये किससे पता लगा? इस मॉलिक्यूल की लीनियर शेप से। तो शेप को डिफाइन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन टर्म आ रहा है। देखिए ये अब अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर हो जाएगा ये यों का यों पड़ा रहेगा और इन दो के बीच में हाइब्रिडाइजेशन तो होगा। तो ये दो तो नए जिसके अंदर s करेक्टर p करेक्टर s करेक्टर p करेक्टर और दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचे हुए हैं जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। आया बात समझ? इसी तरीके से इसमें कर दीजिए s p एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और ये भी क्या है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। बात को समझना है। अब देखिए हाइब्रिड p ऑर्बिटल, हाइब्रिड p ऑर्बिटल क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये मैंने हमेशा बोला कि जब भी कोई सिग्मा बॉन्डिंग बनती है वो हमेशा किससे बनती है? हाइब्रिड p ऑर्बिटल से। इफ मॉलिक्यूल इज हैविंग द सम शेप, तो ये एक है। अब इसका ये ऑर्बिटल ये किसके साथ है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, इससे बॉन्ड बनाता है, और ये एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो ये इससे एक एक। तो क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। बचा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। आप बोलेंगे कैसे पता लगा? मैं कह रहा हूं हमेशा बात ध्यान में रखिए, दो एटम के बीच प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड्स में से चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 कितने भी बॉन्ड होंगे नहीं इतने बॉन्ड, लेकिन अगर हो तो मैं आपको बता रहा हूं एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद बने हुए सारे बॉन्ड कैसे होंगे? पाई बॉन्ड होंगे। बात को समझना, ये मिलके सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 3 बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट 3 बॉन्ड में से एक तो सिग्मा है और 2 पाई है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो तो किससे बनेगा? हाइब्रिड p ऑर्बिटल से। और 2 पाई बॉन्ड बने हुए हैं वो किससे बन रहे हैं? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से। बात समझ आता है किस तरीके से अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? ये। अब इसको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए देखिए कार्बन का 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और बाकी अनहाइब्रिड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने कल आपको बता दिया था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब p और s के मिलने से 3 p मिलते हैं, इस तरीके से 3 p होते हैं और एक s होता है। तो उसको आप ये दिखा दें, ये स्पेरिकल होता है तो इसको ऐसे दिखा दें, या फिर मैं इसको इधर भी लगा सकता हूं, sp2 को थोड़ा छोटा और sp को और थोड़ा छोटा, इसको sp3
sp2। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ऐसा साइज में नाप लें कि इतना होता है, नो, आपको इतना आइडिया होना चाहिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लार्जर इन साइज वेयर एज sp2 ए बिट स्मॉलर, और ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीनों में सबसे ज्यादा छोटे होते हैं। आया बात समझ? कार्बन और एक कार्बन ये लिख देता हूं यहां, इस कार्बन के पास ये ऑर्बिटल और इस कार्बन के पास ये ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है, इस कार्बन के पास एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इधर प्रेजेंट है, इस कार्बन के पास भी एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी इधर प्रेजेंट है। इस पास दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल भी हैं, ये अनहाइब्रिड, ये हाइब्रिड है sp मैंने इधर लगाया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी लगा देता हूं, एक तो ये लगाया और एक एनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक और होगा, तो वो क्या होगा, जब भी p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये अगर ऐसे है, देखिए एक अगर ऐसे है तो दूसरा कैसे होगा, ऐसे। कहने का मतलब अगर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है तो दूसरा कैसे होगा, ऐसे। तो एक को तो मैंने ऐसे दिखा दिया, तो दूसरे को कैसे दिखाऊंगा, या फिर मैं ऐसे दिखाऊं या फिर मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखा दूं चाहे ऐसे दिखा दूं, मैं सपोज ऐसे दिखा रहा हूं, तो एक तो ये है और एक कैसा हो गया, ये। आया बात सुने? इसी तरीके से इसमें मान लीजिए एक तो p ऑर्बिटल ये रहा और इसके अंदर भी परपेंडिकुलर दिखाऊंगा ऐसे, तो इसके अंदर कैसे दिखाऊंगा, ऐसे। आया बात सुन? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग, एक बार तो कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिखा दिए, और एक बार हो रही है हाइड्रोजन का 1s और ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और इसके अंदर ओवरलैपिंग से 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 1s और ये क्या हो गया 2sp। बात को समझना है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको 2 लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दीजिए, इसको भी लगाएं तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हैं तो 2 मेन है, 2sp के 1s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग, इसके बीच में ओवरलैपिंग, ये बीच में ओवरलैपिंग, ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और ये जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये एक ओवरलैपिंग से, कहने का मतलब ये जो ऐसे पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है परपेंडिकुलर, ये आपस में क्या करते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। और ये भी प्रेजेंट ओवरलैपिंग करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, इसको कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। तो मैं इसको लिख देता हूं LATERL, लेटरल ओवरलैपिंग। और ये कौन सी है, एक्सियल ओवरलैपिंग। है बात सुने, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसको लेटरल साइड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। अगर इसका ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है, इसको नाम दे देना ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। आया बात सुने, जब ये आ गया तो इसी मॉलिक्यूल को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को ये लिख दिया, एक बॉन्ड चाहे बीच वाला मान लो, ऊपर और नीचे, मतलब एक ये पी ऑर्बिटल ब्लू वाला और एक ब्लैक वाला, तो ये दो तो होंगे पाई बॉन्ड और ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ऐसे मान लीजिए।
अब पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन होगा? देखिए, एक तो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, एक होता है लेटरल ओवरलैपिंग से। हमेशा एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है रेदर देन लेटरल ओवरलैपिंग से। तो ये बात भी याद रखना। पीपल आस्क इन जनरल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है? आपको कौन सा बताना है? सिग्मा बॉन्ड। आया समझ में बात? अब देखिए, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? 1 और 2, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल काम आ रहे हैं। sp बॉन्ड कितना? सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेता हूं, 1 2। मतलब हमेशा जब भी कभी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड हो, आप सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो। 2 आ रहा है तो उसके लिए sp, 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3। इस तरीके से डिफाइन कर दो मॉलिक्यूल के अंदर। अब कैसा भी मॉलिक्यूल दे दे आप बता सकते हैं। अब बॉन्ड एंगल भी तो इनके बीच में ही था, इसके और इसके बीच में, इस तरीके से। आया बात समझ? ये हुआ मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये एक डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ जो आपको हमेशा फील करना है। और ये चीजें अगर समझा दी तो अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि एक दो ओवरलैपिंग बॉन्ड हमेशा किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग एक हो रही है ऐसे और एक हो रही है ऐसे। अच्छी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? जो एक दूसरे के अंदर ऐसे ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे ऐसे। है बात सुन? तो देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस इन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये लिखेंगे। तो देखिए, अपन ने एक चीज पढ़ा था कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो वही चीज मैंने लिखा है, ग्रेटर द परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम। अब अगर कोई कंपैरिजन पे बात आ जाए, सपोज एक एग्जांपल लिखा CH4, एक लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर मुझे पता है इस कंपाउंड को मैंने बोल दिया C, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया A। मतलब इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन को मैं बोला है, ये जो लेबल्ड कार्बन है, इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है। व्हाट विल बी द EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर फॉर अंडरलाइंड कार्बन। ये है अंडरलाइंड कार्बन, ये इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो देखिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर किसका? इसका। इस कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपने को पता है, sp, sp2 और sp3। और जब परसेंटेज ये हाइब्रिडाइजेशन पता है तो परसेंटेज एस करेक्टर पता है। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से अपन क्या बोलते हैं? एटम की करस्पॉन्डिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब इसका कितना हो गया? सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो गया? C का, उसके बाद B का, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन की हो गई? इसकी। परसेंटेज एस करेक्टर कम है। अब नेचुरल कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन, देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन कितनी होती है उसकी? 4। ये बात याद रखेंगे। तो कार्बन की कितनी होती है? 2.5। ये याद रखिए। तो जब 2.5 कार्बन की होती है तो ये पता है कि ये अगर कार्बन ही है तो इसमें 2.5 अगर मैं एक की मानता हूं तो उसकी, सपोज इसकी मैं 2.5 मान लेता हूं, तो 2.5 से इसकी और इसकी ज्यादा होगी। कितनी होगी वो पता नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि इन कार्बन्स की 2.5 से ज्यादा होगी अगर इसकी 2.5 मानते हैं। तो कंपैरेटिवली अपन चीजों को बता सकते हैं इस तरीके से। तो ये हुआ, अपन ने अभी तक इस चैप्टर को स्टार्ट किया। इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी लाइफ में,
ये सब पढ़ने के बाद में अपन कार्बन पे आए थे, हाइड्रोकार्बन पे, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, का हाइड्रोकार्बन ओवरलैपिंग कैसे बॉन्डिंग होती है, हमेशा कोई बॉन्ड ओवरलैपिंग से कैसे बनता है, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन टर्म का इंट्रोड्यूस हुआ केमिस्ट्री के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, शेप, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन सब के बारे में डिस्क्राइब करता है। ये सब चीज़ें अभी तक अपन ने पढ़ी थी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको अपन कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोर्ड पे या मैं पढ़ाते टाइम या किताबों में आपकी आंखों के सामने कोई भी मॉलिक्यूल किस किस तरीके से आ सकता है। सपोज मैं CH4 लिखा है, CH4 में इसको ऐसे भी लिखता हूं, H H H H, ये भी तो CH4 ही है। तो कितने तरीकों से, कितना रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिखने के, फिर पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन कि अगर ये मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे अपन IUPAC नोमेनक्लेचर। तो ये देखिए, इतना आया बात सुने। थैंक यू वेरी मच।